मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश के एपिसोड 8 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब मैंने जुलाई के मध्य में अपना ये चैनल शुरू किया था, तब से लेकर आज तक बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। लाइक और व्यू करने वालों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और साथ ही मुझे ये भी प्रसन्नता है कि हमारे बहुत से दर्शक, जिनमें से मेरे बहुत से मित्र भारतीय उपमहाद्वीप में और भारत के बाहर भी हैं, जो इस चैनल को देख करके अच्छी अंग्रेज़ी सीख भी रहे हैं और उनके मेरे पास फ़ोन्स भी आते हैं, जहां पर मैं उनको उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देता हूं। मैंने जैसा कि पहले भी कहा, चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे कॉरपोरेट जगत में कोई नौकरी करते हों, अथवा आप घर पे ही रहते हों, ख़ासतौर से हाउसवाइफ्स के लिए भी हमारा चैनल बहुत उपयोगी है। और लॉकडाउन कहीं पर तो पूरा है, कहीं आंशिक है। बहुत से लोग अभी भी ठीक तरह से अपने अपने कामों पर नहीं जा पा रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये स्वर्णिम अवसर है कि आप अपने समय का एक सकारात्मक और रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं मेरे चैनल क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश के माध्यम से, और अंग्रेज़ी में वार्तालाप करने की अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। आज के एपिसोड नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत के प्राचीन व्याकरणाचार्य हुए हैं पाणिनि। उनका व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। वो संस्कृत व्याकरण ही विश्व की समस्त भाषाओं की व्याकरण की जननी है। तो कहीं न कहीं चूंकि संस्कृत हमारी आदि भाषा है, तो उसके व्याकरण के नियम और उपनियम विश्व की समस्त भाषाओं में लागू होते हैं। मुझे हिंदी व्याकरण का भी मतलब भर का ज्ञान है और उसको मैं अंग्रेजी व्याकरण से रिलेट करके आपको समझा पाता हूं। तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य, कर्तावाचक कह सकते हैं इसको, और पैसिव वॉइस को हम कहते हैं कर्मवाच्य। तो कर्तृवाच्य का अर्थ यह हुआ कि जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो, मूलतः वो एक्टिव वॉइस है। यानी साधारणतः जो हम दैनंदिन जीवन में वार्तालाप करते हैं, भाषा लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिस नॉर्मल लैंग्वेजेस में, नॉर्मल सेंटेंसेस में, वो सब एक्टिव वॉइस में ही होती है। तो अब पैसिव वॉइस क्या है? पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य उसी साधारण वाक्य की संरचना को थोड़ा सा बदल देने का ही नाम पैसिव वॉइस है। तो अब संरचना हम बदलते किस प्रकार से? जैसे कि हमने पहले भी अपने एपिसोड्स में बताया है कि एक सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, वो क्या होता है? कर्ता, क्रिया, कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब में दो चीजें होती हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब। हमेशा ध्यान रखिए कि हर सेंटेंस में मुख्य क्रिया का होना अनिवार्य है। कुछ सेंटेंसेस में अपवाद स्वरूप ऑक्सिलियरी वर्ब न होकर के केवल मेन वर्ब होता है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में मैंने पीछे के एपिसोड में ये बता रखा है। हमने एक वाक्य चुना, आई सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम सॉर्ट आउट कर लें इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, क्रिया क्या है और कर्म क्या है। हमने एक वाक्य चुना, आई सिंग ए सॉन्ग। कृपया चार्ट देखें। आई सब्जेक्ट है, सिंग मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई ऑक्सिलियरी यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। अब इसी बात को हम पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे? तो पैसिव वॉइस में बदलने का एक बहुत साधारण नियम यह है, जहां तक कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस का प्रश्न है, कि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहां पर आई सिंग ए सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग।
तो इसका पैसिव बनाने के लिए हम ए सॉन्ग को सब्जेक्ट बना देंगे। तो हम पहले लिखेंगे ए सॉन्ग, एक चरण आपका पूरा हुआ। फिर क्या करते हैं, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। तो आप जब हमारा टेंस का चार्ट देखेंगे जो शुरू में हमने डिस्प्ले किया है अपने एपिसोड्स में, और हमारे फेसबुक पेज पर भी वो चार्ट उपलब्ध है पूरा का पूरा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो वहां पर 12 टेंसेस के कॉलम में सबसे नीचे लिखा हुआ है पैसिव एचवीज। पैसिव एचवीज का मतलब है पैसिव हेल्पिंग वर्ब्स, अर्थात हर टेंस के पैसिव को बनाने के लिए उस टेंस के पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है वो पूरी सूची में दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनके पैसिव बनते ही नहीं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव का भी कोई पैसिव नहीं बनता। तो 12 में से 4 निकाल दीजिए, 8 टेंसेस ही ऐसे हैं जिनके एक्टिव सेंटेंसेस के हम पैसिव बनाते हैं। तो अब हम आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव के हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऑक्सिलियरीज क्या हैं, इज, एम, आर। आप चार्ट में देख लें, टेंस के चार्ट में सबसे बॉटम में पैसिव एसवीज में लिखा हुआ है। तो ए सॉन्ग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ए सॉन्ग के बाद हम लगाएंगे इज, जो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए हम ए सॉन्ग के साथ इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ए सॉन्ग के बाद हम लगाएंगे इज। अगर सॉन्ग्स होता तो आर हो जाता। तो इसके अनुसार हम ए सॉन्ग के बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। और एक चीज और हमेशा याद रखने की है कि हर पैसिव में, हर टेंस के पैसिव में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, केवल वही लगता है। मेन वर्ब का और कोई फॉर्म यूज नहीं होता। हर पैसिव में केवल मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। इसको आप कंठस्थ कर लें। अब आप देखें, आई सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव कैसे बना, ए सॉन्ग इज, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, संग। ए सॉन्ग इज संग। अब क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव का। अब आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, जो कि मैं पहले ही प्रोनाउन का चार्ट बता चुका हूं, और फेसबुक पेज से आप उसको देखेंगे, डाउनलोड करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जितने भी प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन, हु, इन सबके 3 रूप हैं। प्रोनाउंस के 3 रूप हैं, कर्ता रूप, कर्म रूप और अधिकार रूप, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक और पजेसिव केस अधिकरण कारक। तो आई के तीनों रूप क्या है, आई, मी, माई, माइन। कृपया दोबारा से चार्ट अवश्य देख लें ताकि आपके मन में ये बात पक्की हो जाए, क्योंकि एक्टिव पैसिव में ये बहुत प्रयोग होता है। आई मैं, और मी मुझे और मुझको, और माई, माइन मेरा, मेरी, मेरे, अधिकार बताता है। एक चीज यहां पर प्रोनाउंस के संदर्भ में और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हम हिंदी में मैं के साथ ने जोड़ देते हैं, तुम के साथ तुम, तुमने जोड़ देते हैं। तो मैं, मैंने, हम, हमने, तुम, तुमने, आप, आपने, वह, उसने, वे, उन्होंने, हु माने कौन और हु माने किसने। तो ये ने लगा देने से हिंदी में उस शब्द का अर्थ नहीं बदलता है। ये तो हिंदी में 2 प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, मैं, मैंने, तुम, तुमने, आप, आपने, हम, हमने। तो ने लगा करके हम अधिकतर हिंदी के वाक्यों में ये ने लगा करके भी बोलते हैं। तो हम, हमने, तुम, तुमने, मैं, मैंने एक ही बात है, इस बात को भी हमेशा आप लोग ध्यान रखें। तो अब आई नॉमिनेटिव केस है, आई कर्ता रूप है, करता है। इसका कर्म रूप क्या हुआ, मी। तो मी के पहले हम पैसिव वॉइस में बाई लगा देते हैं। A song is sung by me। काम खत्म हो गया।
चार्ट जब आप स्टडी करेंगे तो इसमें आपको पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार से किस किस टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो कर्म रूप में बदल कर उसके पहले हम बाई लगा देते हैं। तो हिंदी में इस प्रकार से एक्टिव का पैसिव कैसे कहा जाता है, ध्यान दें इस चीज को। मैं एक गीत गाता हूं, पैसिव में क्या हो जाता है, एक गीत गाया जाता है मेरे द्वारा, यानी मेरे द्वारा एक गीत गाया जाता है। हिंदी के पैसिव में जा और गया शब्द हिंदी की मुख्य क्रिया के पहले जुड़ जाते हैं। गाता हूं का हो जाता है गाया जाता है, गाता हूं का गाया जाता है हो जाता है। तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि हिंदी के एक्टिव और हिंदी के पैसिव में मुख्य क्रिया का क्या अंतर हो जाता है। गाता हूं गाया जाता है। अब हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट में कहें वो गीत गा चुका है, ही हैज संग सॉन्ग, तो हिंदी में जो पैसिव होगा उसके द्वारा एक गीत गाया जा चुका है। इस बात को मैं एक बार पुनः अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये फंडामेंटल्स जो हैं एक्टिव पैसिव के समझ लें। दूसरी चीज, चार्ट में अगर आप देखेंगे कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लगा दें। तो नॉट कहाँ लगाएंगे, पैसिव का जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा दीजिए। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव का, अगर एक्टिव वॉइस एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस पैसिव के हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा। बाकी कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, संरचनात्मक परिवर्तन कोई नहीं है इंट्रोगेटिव्स में। और अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, तो पैसिव भी उसी से शुरू होगा। जिस प्रश्नवाचक शब्द से एक्टिव सेंटेंस शुरू होता है उसी प्रश्नवाचक शब्द से पैसिव का भी सेंटेंस शुरू होगा, बशर्ते कि आप पैसिव में पैसिव का ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करें। और जो शुरू में मैंने नियम बताया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसके पहले बाई लगाना है, और जिस टेंस का एक्टिव सेंटेंस है उसके पहले उसका उस टेंस के पैसिव का हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सिर्फ इतना है। एक्टिव पैसिव से बहुत से लोग घबराते हैं, साल दर साल उनकी समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा ये फार्मूला बहुत सरल है। अगर चार्ट के अध्ययन करने के बाद और हमारा एपिसोड 2-3 बार देखने के बाद भी अगर आपके मन में कुछ भ्रम या शंकाएं हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर इनका जिक्र करें, मुझे फ़ोन कर लें। मैं अपना फ़ोन नंबर भी बोले देता हूं इस एपिसोड में, 9125197966। मुझे ईमेल भी कर सकते हैं rajitmishra@gmail.com। तो मुझसे जुड़े रहें और नियम पूर्वक मेरे क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश के एपिसोड्स को देखते रहें और नोट्स बनाते रहें। जहां पर आपको कुछ कठिन प्रतीत हो कोई चीज़, हमसे अवश्य सीख लें, अपनी उत्कंठाओं का निवारण कर लें। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि आप एपिसोड्स को नियम से देखते रहें और अच्छी अंग्रेजी पर अपना कमांड अवश्य स्थापित कर लें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।